नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़, साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी बरनी साहब। आज हम पहुँच चुके हैं दिल्ली में, एक जाने-माने पॉलिटिशियन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में व्यक्तिगत जानते हैं और साथ ही साथ कई मुद्दों पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भारत सरकार में अपने पद से लेकर और अपने किए गए कार्य के बारे में बताएँ। मैं भारत सरकार में नहीं हूँ, मैं लोकसभा का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, जिसके हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। 2004 में पहली बार चुन करके मैं आया था, फिर दूसरी बार 2009 में आया, तीसरी बार फिर 14 में आया, चौथी बार 19 में आया और तब से लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन का भी काम कर रहे हैं, सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में ले जाने का भी काम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में जितना अधिकतम योगदान हो सकता है, वो देने का काम कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जितना हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, भारत के आजाद इतिहास में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। विकास के कार्यों को भी जितना उन्होंने शुरू किया है, इसके पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने जिस तरह से देश को संभाला और देश को लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसा कि जब 2014 में वो आए थे, तो गुजरात मॉडल एक विकास का पूरे देश के सामने उन्होंने रखा था और वो गुजरात मॉडल विकास का था और धीरे-धीरे पूरे देश में वो स्थापित हुआ। और अभी जब चुनाव हुआ है गुजरात का 7वीं बार और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत वहाँ के लोगों ने दिया, तो वही गुजरात का जो विकास का मॉडल था, फिर से एक बार गुजरात की जनता ने मोहर लगाया और पूरे देश के सभी राज्यों का समावेशी विकास, चाहे वो नॉर्थ के राज्य हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे वो पश्चिम के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हों। जब प्रधानमंत्री जी हमारे आए तब उन्होंने भारत को देख करके उन्होंने कहा कि जब हम पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ देखते हैं, तो लगता है कि विकास में पिछड़ गए। लेकिन जब हम पश्चिम के और राज्यों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि इनका विकास पहले से थोड़ा-सा ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि हम समावेशी विकास करेंगे, चाहे हमारी विचारधारा की राज्य सरकार हो या ना हो, हम देश के सभी राज्यों का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं और उन्होंने एक विकास का मॉडल देश के सामने रखा। 2014 से शुरुआत किया, पिछले 8-9 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने देश के सभी ज्वलंत सवालों का निराकरण किया, जो असंभव था, लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, इन समस्याओं का क्या कोई हल निकल सकता है। लेकिन मोदी जी ने उन सारे समस्याओं का हल निकाल दिया, कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर दिया और देश के विकास को जिस तरह से उन्होंने बुनियाद मजबूत किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का इतना मजबूत हो गया है कि अब कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। हम देश के हर गाँव को सड़कों से जोड़ रहे हैं, देश के हर गाँव को हम पूरी तरह से पीने का पानी, बिजली, किसानों के खेत की सिंचाई का पानी, उनकी फसल का उचित दाम, एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी, नए रोजगार कैसे सृजित हो, तो कौशल विकास और स्वरोजगार, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, फिर महिलाओं में स्व सहायता समूहों का गठन करके उनको किस तरह से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए, उस दिशा में काम, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर देश बने। तो आत्मनिर्भरता की दिशा में जब ये काम शुरू हुआ तो देखते-देखते आज हमारी हर जरूरत का सामान हमारे देश में बनने लगा।
पड़ोसी देश चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जरूरत का सामान आता था, धीरे धीरे वो कम हुआ और अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। तो गांव के विकास के लिए जितना बड़ा काम मोदी जी के आने के बाद हुआ, मैंने कभी अपने राजनीति में मैं 1995 में पहली बार चुनाव जीता था जिला पंचायत का, 2 बार जिला पंचायत रहा, इसके बाद सीधे मैं सांसद बन के आ गया। तो मैं अपने गांवों को देखता था कि गांव हमारे कभी क्या ये विकसित होंगे, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गांव की अब सारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई। सर, एमसीडी गुजरात में तो आप जीत गए हैं, लेकिन दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुए, वहाँ किस तरह की चूक रह गई जो एमसीडी में फिर बीजेपी सरकार नहीं आ पाई? एमसीडी के चुनाव में थोड़ी सी कमी रह गई, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली प्रदेश में। और इसकी बाकायदे मैं मानता हूँ कि कुछ इसमें और काम करने की जरूरत थी और वो नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव प्रचार के दरमियान ऐसा लगता था कि दिल्ली प्रदेश की जनता ये कह रही थी कि देखिए एमसीडी में तो जितना बढ़िया काम बीजेपी की एमसीडी ने किया था, उतना कोई और कर नहीं सकता, इसलिए लगा कि हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा। लेकिन थोड़े अंकों से हम लोग पीछे रह गए और इसकी समीक्षा चल रही है। हालांकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने लोगों को भ्रमित किया कि हम सब कुछ फ्री में देने वाले हैं, और दिल्ली प्रदेश चूंकि हमारी देश की राजधानी है और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने लोक लुभावने जो घोषणा पत्र दे करके लोगों के बीच में जा करके कि अब तो सारा कुछ फ्री होने वाला है, इसका भी कहीं न कहीं असर हुआ है, जो बीजेपी के पक्ष में मत अनुकूलता के आधार पर नहीं हो पाया। पर अब लोग पछता रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं भूल हो गई। और बाहर तो हम लोगों को सुनने को मिलता है कि केजरीवाल की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अंदर जब पता लगाते हैं तो पता चला कि ये सब तो सिर्फ बाहर बताने के लिए है, अंदर बहुत स्थिति ठीक नहीं है और सब झूठे वादे हैं उनके। और चाहे वो कभी-कभी हम सांसदों के माध्यम से सुनते रहते हैं अपने की बसों का मामला हो, चाहे अस्पतालों का मामला हो, स्कूलों का मामला हो, राशन की दुकानों का मामला हो, रहनी पट्टी में रहने वाले लोगों की जरूरतों का मामला हो, ये सब मात्रिक दिखावा है। लेकिन जैसे इलेक्शन में अभी एनसीडी में आपने हिमाचल के साथ हिमाचल में देखिए, हम पहली बार देखिए हिमाचल का ट्रेंड तो एक बार बदलाव का रहता है, लेकिन इस बार भी जो बदलाव हुआ है वो मात्र 0.9% वोट से हम पीछे रह गए। हम हार नहीं रहे थे, हम कहीं न कहीं वहाँ की जनता ने हमारे जयराम ठाकुर की सरकार को मानती थी कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बस थोड़े अंकों से वहाँ भी रह गए हम। जबकि पिछले चुनावों का इतिहास रहा है कि 6 से 7% वोट का अंतर होता था जब बदलाव होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर 0.9 कुछ भी नहीं है, मात्र लगता है कि 25-30 लाख वोटों से हम पीछे रह गए। सर, राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चलते हैं, तो उनका तो कहना है कि मेरे भारत जोड़ो यात्रा पैदल से ये फर्क पड़ा कि हिमाचल जी। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके भारत जोड़ो पद यात्रा को देश ने नोटिस में लिया ही नहीं, सच्चाई ये है। अब वो कुछ कार्यकर्ता जाकर के जरूर समाचार बनाने के लिए पहुंच जाते हो, लेकिन आम जनता में कोई इस बात की ना तो चर्चा है और ना तो कोई उनको रिस्पॉन्स। और गुजरात भी तो गए थे वो, वहां तो गुजरात गए थे 2 दिन वो, वहां तो सभाएं भी करके आए, तो वहां तो सब हार गए। अब हिमाचल में वो कह रहे हैं कि हमारे वजह से जीत गए, तो ये तो मुझे लगता है कि गलत है, वहां का ट्रेंड है, तो बदलाव वहां पर हुआ। तो कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि जी आप मीडिया उनको क्या नाम है कवरेज नहीं करती, दिखाती नहीं, वो आपको आपने उनको क्या नाम है पाबंदियां लगा रखी। देखिए, ये कहना एकदम गलत है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मीडिया तो है नहीं, मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया तो जो देखता है वही करता है। हमारे
हमारे पक्ष में भी कभी बात करता है, कभी हमारे खिलाफ भी बात करता है मीडिया। तो हमने तो कभी ये शिकायत नहीं किया। मीडिया तो स्वतंत्र है, जो देख रहा है वो कर रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ एमसीडी चुनाव या हिमाचल तक सीमित नहीं है, वो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर ये टारगेट लेकर चल रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना? 2024 का कांग्रेस का जो टारगेट है, मैं समझना चाहता हूँ कि जो अभी जितने चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में तो उनकी हालत बहुत खराब हुई। एक हिमाचल का चुनाव अभी जीत के तो वो सोच रहे हैं कि हमारा तो अब फिर से जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से जनाधार अपना खो चुकी है। गुजरात का चुनाव भी एक बड़ा उदाहरण है। फिर दिल्ली प्रदेश में भी उनकी सरकार थी। दिल्ली प्रदेश का भी एमसीडी का चुनाव इस बात का बड़ा उदाहरण है। और जहां-जहां अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, वहां भी इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया देश की। 2024 में मोदी जी का कोई भी मुकाबला नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य राजनीतिक दल हो। मोदी जी के काम को देश की जनता ने ये मान लिया है कि इनसे बेहतर काम कोई कर नहीं सकता। दुनिया में भारत का जो सम्मान आज बढ़ रहा है और भारत देश में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। अब G20 जो आया, हमारे देश को अध्यक्षता मिली। अब उसमें देश भर के 20 देशों के बड़े-बड़े लोग सब आने वाले हैं। वो सब देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले हैं और जाकर के वो सब देखेंगे यहाँ का समावेशी विकास। वो भी एक वातावरण बनेगा कि पूरे दुनिया में अभी इकोनॉमिक सर्वे जो आया है विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों का, कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है। दुनिया के जो बड़े ताकतवर देश थे, उनमें चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, चाहे चीन हो, वो सब कहीं न कहीं आज पीछे हो गए। कोविड के बाद अगर देश दुनिया में भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और स्टार्टअप हमारे यहाँ स्टार्ट हुए हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वो दुनिया के कोई दूसरे देश में नहीं हुआ। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने जिस तरह से अपना समावेशी विकास किया है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वो 2024 के चुनाव में एक बड़ा विकास का मुद्दा हमारे सामने रहेगा और उसमें जनता का पूरा हमें पहले से भी ज़्यादा, 19 से भी ज़्यादा समर्थन 2024 के चुनाव में मिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में। सर, हमारा देश विकास की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश का रुपया कैसे? देखिए, रुपया पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर तय होता है और ये कहना जैसे इन्फ्लेशन है, महँगाई है। आज ही हम लोग देख रहे थे कि दुनिया में सबसे महँगाई का दर हमारा है, 6% के आस-पास आ गया। बाकी कहीं 8% है, कहीं 9%, कहीं 10%। तो धीरे-धीरे हमारी रुपया का जो भाई डॉलर जो है ना, हमारे पास एक तो देखिए क्रूड ऑयल, हम कहीं न कहीं आश्रित हैं। हम रासायनिक खाद हमारे पास नहीं है, हम आश्रित हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है और इस वजह से भी हमारा रुपया का जो अब मूल्यन नहीं मैं कहता हूँ, उसका जो डॉलर की तुलना में जो हुआ है, तो वो सब जगह हुआ है, कोई अकेले भारत भर का नहीं हुआ। लेकिन मैं नहीं मानता कि इससे हमारी कोई रुपया का मूल्य कम हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो सोने की कीमत आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा है। 53,000 प्रति ग्राम सोना पार कर, तो हम कहीं न कहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर नीचे जा रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार की ये संसद के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी लाने वाले हैं जिससे कि हमारा रुपया ऊपर आए, सोने का भाव गिरे, पेट्रोल का भाव गिरे, महंगाई से लोग उतर। देखिए, सोने के भाव गिरने से मैं समझता हूँ कि आम जनता का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पैसा जिनके पास है वो सोना खरीद रहे हैं, उन्हीं का व्यापार कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोल और डीजल का है, उस पेट्रोल और डीजल में जैसा मैंने आपसे बताया, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद और स्थिति थोड़ा सा खराब हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी रूस से जो हमारा संधि हुआ, बातचीत हुआ, उससे कच्चा तेल हम ले रहे हैं और उसके आधार पर यहाँ पर हम उसको लोग उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ भी सोच रहे हैं कि हमारी जो वैकल्पिक एनर्जी है, वैकल्पिक चाहे इथेनॉल हो, चाहे बायोडीजल हो, चाहे वो अन्य तरीके से हम उसका हम कर रहे हैं। अब जैसे अभी 10% एथेनॉल का हमारा हो गया, हमारा उत्पादन हो गया।
20% तक करना है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, तो 20% इथेनॉल हमारा अगले साल तक मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। तो धीरे-धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं और इससे मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था हमारी और मजबूत। सर, जिस तरह से आप लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में एक प्रश्न उठाया जा रहा है बिल्किस बानो को लेकर। गुजरात में आपकी सरकार भी आ गई है, तो क्या अब गुजरात की जनता ये अपेक्षा कर सकती है कि अब जाकर बिल्किस बानो को जो है, जो उनके साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उनकी बेटी का जो वो प्रेग्नेंट थी, उनका भी मर्डर किया गया था, तो अब जाके उनको न्याय मिलेगा? देखिए, ऐसे कई मामले हैं देश में और ऐसे मामलों में मैं मानता हूँ कि जिस तरह से उसको रंग दिया जाता है, वो देश और समाज के हित में नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो देखिए इस तरह के किसी के अपराध के पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार वहाँ है, हम केंद्र में भी, राज्य में है। हम चाहते हैं कि एक अमन चैन रहे और सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग ठीक से रहें। लेकिन एक घटना नहीं है, अनेकों ऐसी घटनाएँ हुई हैं सामने, जो सबको झंझोर रही हैं और ये कहीं न कहीं समाज के भीतर ये नहीं होना चाहिए और उनको इस तरह से बहुत प्रचारित करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग हैं, जो इस तरह का काम करते हैं। अपराध हुआ है और ये गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए और चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सिर्फ एक तरफ से नहीं है। अनेकों घटनाएँ ऐसा इशारा करती हैं जो समाज की इन बुराइयों को की तरफ और उस पर प्रतिबंध सरकार देखिए कानून तो अपना काम करता है, कानून तो रोक लगाने का प्रयास करता है, कानून दंडित भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन समाज के लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए और खासतौर पर मैं मानता हूँ कि मीडिया के भी लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे मामलों को हम ज़्यादा तूल ना दे करके उनको कैसे पुनरावृत्ति को हम रोकने का काम करें, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। लेकिन महिलाओं की जो सेफ्टी है, उसके ऊपर हमेशा सवाल उठता है कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, तो उस पे कोई आप ऐसा कोई बिल या फिर कोई ऐसी सज़ा जो लागू करनी चाहिए? महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बहुत कठोर कानून बनाए गए हैं सुरक्षा के संबंध और उसमें काफी कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सरकार जरूरत पड़ेगी तो जैसा कि राज्य सरकारों ने भी, कई हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बहुत कठोर कानून बनाया, सीधे मृत्युदंड का उसमें प्रावधान किया है और भारत सरकार पहले से भी इस तरह के कानून बना चुकी है, कर चुकी है और अपराधियों को कहीं कोई क्षमा नहीं कर पा रहा। अपराधी अपराध कर रहा है, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाने के लिए हम सबको अवेयरनेस के तौर पर काम करने की ज़रूरत है। कानून तो देखिए बहुत अपना काम कर रहा है, कानून बहुत कठोर भी है, कठिन भी है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी, हमारी सरकार ज़रूर बनाएगी। कि भारत जोड़ो लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो भारत को तोड़ कौन रहा है? और उसके साथ ही एक सवाल और कि आप पर यानी कि बीजेपी पर कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता में काफी चर्चा है कि जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां आप केजरीवाल, आप पार्टी वह क्या नाम है ओबीसी को भेज देते हैं और आप वहां से सीटें निकाल के ले जाते हैं। क्या बात ये सच है? देखिए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मेरे भी गले नहीं उतरी आज तक कि सही भारत मकसद क्या है? नहीं, भारत पूरी तरह से संगठित है, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, आजाद भारत पूरी तरह से तरक्की कर रहा है, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को लगा कि भारत जोड़ना चाहिए, तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जनता ने इस भारत जोड़ो यात्रा को कोई गंभीरता से लिया ही नहीं, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहा। जहां तक सवाल कांग्रेस जहां मजबूत थी, वहां ऐसे क्षेत्रीय दल जो पहुंच करके और वहां पर ये काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि देखिए क्षेत्रीय दल सब वंशवाद के, परिवारवाद के और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल होने चाहिए
भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और सबसे बड़ी सदस्यता वाला राजनीतिक दल है। हमारे बराबर कोई सदस्यता वाला राजनीतिक दल देश और दुनिया में नहीं है और हमारे यहाँ तो एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, हमारे जैसा सांसद बन जाता है, लेकिन दूसरे दलों में संभव नहीं है। अब वहां तो उनके परिवार के लोग चलेंगे, परिवार के बाद दूसरा भी आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजनीति करिए। अब जैसे बड़े मुश्किल में मुझे लगता है कि अभी खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया और ये भारतीय जनता पार्टी का चूंकि ऐलान हुआ कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इस वजह से गांधी खानदान में इस बार कोई अध्यक्ष ना बन करके उनको दे दिया गया। हालांकि वो नामनी है, अभी भी सब कुछ पावर इधर ही है और पावर के अब जैसा कि अभी वहाँ हिमाचल का चुनाव हुआ तो हिमाचल के चुनाव में विधायक दल के नेता को चुनने का काम वहां जो पर्यवेक्षक बन के गए थे, किसी ने नहीं कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी इस पर विचार करेंगे। सब ने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी जो तय करेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। वही हुआ वहां। ये भी कह सकते थे ना कि खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो तय करेंगे, ऐसा किसी ने प्रवक्ता ने ना उनके पर्यवेक्षकों ने ऐसा कहा। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस का तो पूरी तरह से समाप्ति का दौर शुरू हो चुका है। मगर जैसे सर अभी आपने कहा था कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल, मगर सर लोगों का तो ये कहना है कि सब बीजेपी की भी पार्टियां हैं। नहीं, कहना गलत है। बीजेपी की केजरीवाल कभी बीजेपी में नहीं थे। सर एक फोटो अब ये कैसे क्षेत्रीय दल हो जाएगा? सर एक फोटो वायरल हो रहा है। हमारा 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 सपा से कोई रिश्ता नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। हमारा नवीन पटनायक जी से कोई रिश्ता नहीं है, वो अपना उड़ीसा में चला रहे हैं। हमारा कोई आंध्रा और तेलंगाना में कोई किसी से ऐसा नहीं, हमारा कोई तालमेल नहीं रहा। हमारा तमिलनाडु में भी नहीं रहा, हमारा केरल में भी नहीं रहा। हम कैसे लास्ट सवाल कि कोई व्हाट्सएप पे केंद्र सरकार को, मोदी जी को या किसी को कुछ कहे तो कहता बाद में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पुलिस पे उठा के ले जाती है और एफआईआर दर्ज करती है। ओबीसी खुलेआम मंच पे इतना बोलते हैं, आज तक ओबीसी पे कार्रवाई क्यों? देखिए, ओवैसी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ओवैसी एक ऐसे दल से आते हैं जो पूरी तरह से अपने आप को मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं कि हम एक विशेष वर्ग के हम नेता बन जाए, लेकिन उनको भी उस वर्ग के लोगों ने नकार दिया। अभी जहां जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, फिर अभी और भी जहां गुजरात में भी लड़े, सब जगह उनको जनता ने नकार दिया। तो वो बड़बोलापन है उनका और बड़बोलापन होने के नाते हम लोग तो कभी उनको महत्व देते नहीं और जब वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो उनका हम जवाब भी देते हैं। कार्रवाई क्यों? और देखिए, कोई ऐसा कार्रवाई करने के लिए तो कानून का जो कोई उल्लंघन करेगा तो उसको तो छोड़ेगा नहीं और कभी नहीं छोड़ा। और जब कोई मोदी जी के ऊपर अटैक करता है, जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि उनकी हत्या करना पड़ेगा, किस संदर्भ में कहा वो जाने, लेकिन ये तो बहुत ही गंदा और घिनौना बयान था उनका, जो पूरे देश को उन्होंने शर्मसार कर दिया। और ये वाकई में एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोलना ये तो गलत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सर अब आपसे लास्ट सवाल ये है कि सर आप अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें और जनता को बाकी तो आप जानकारी देते हैं, एक छोटा सा संदेश देते हैं देश को और देश की जनता के लिए, यार और अगर मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना केंद्र सरकार की सभी बड़ी योजनाओं के साथ जुड़ चुका है, राज्य सरकार की भी सारी योजनाओं के साथ जुड़ चुका है। हमारे जिले का चौमुखी विकास हो रहा है। हम अपने शहर सतना को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हम राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। रेल कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत तेज गति से बढ़ चुकी है। विश्व स्तरीय हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। हमारी दो सिंचाई के बड़े बड़े बांध हैं जिनसे हम 2/3 हिस्से में अपने जिले के किसानों को पानी आधे में तो दे रहे हैं,
आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे और देंगे। बरगी का पानी ला रहे हैं, हम घर घर में नल से जल देने का काम कर रहे हैं। हर हमारा राजस्व ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ चुका है। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में हम मेडिकल कॉलेज ले गए हैं और वो उसका भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन काफी अच्छा, 2 विश्वविद्यालय है हमारे पास। एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में, एक एकेश विश्वविद्यालय हमारे सतना में प्रॉपर में है, कई महाविद्यालय हैं। हमारा सीएम राइज स्कूलें वर्किंग में आ चुकी हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जिले का हमारे औद्योगिक विकास भी है, कई सीमेंट प्लांट है और कई सीमेंट प्लांट आ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ काफी कुछ अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। हवाई अड्डा भी हमारा बन करके तैयार हुआ है। 100 जो देशी हवाई उड़ान सेवाएं प्रधानमंत्री जी ने तय किया, तो उनमें से हमारा सतना शामिल है। कोई अभी प्राइवेट खिलाड़ी जो जहाज चलाते हैं वो किसी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई बिडर आया नहीं। 5 बार टेंडर हो चुका है वहां से एयर कनेक्टिविटी चलाने के लिए, लेकिन अभी हमारा वही इंतजार है कि कोई आ जाए, उसमें तो हम करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं पूरी तरह से संतोष है मुझे कि मैं सतना को जिस तरह से शुरू में देखा था 1995 और इसके पहले, आज 2022 का सपना हमारा एकदम काफी बेहतर हो चुका है, अच्छा हो चुका है और हम अच्छा बनाने का काम करेंगे। अभी हम गडकरी जी का हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो शहर के बीचों बीच हम एक एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, पूरे शहर के बीचों बीच से। उसकी स्वीकृति हो गई, घोषणा हो गई है। चारों तरफ से रिंग रोड बना रहे हैं। हमारे यहाँ चित्रकूट में भगवान कामतानाथ जी 12 वर्ष में रहे, 11.5 वर्ष वनवास वहीं पर गुजारे उन्होंने। हमारे यहाँ शारदा माता जी का मंदिर है मैहर में, बाबा अलाउद्दीन खां की तपोस्थली है वहाँ। और ऐसे कई तीर्थ स्थल है हमारे यहाँ। बरहोत बौद्धकालीन स्तूप है वहाँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल है हमारे। कई हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है और वो हमारे ही क्षेत्र में है। तो इस तरह से हमारा टूरिज्म के दृष्टि से भी काफी पोटेंशियल हमारा क्षेत्र है और वहाँ से हम बड़े-बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में हमारे यहाँ लोग आके जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा सब ठीक चल रहा है। मेरा तो बस एक ही संदेश है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र को भी हम लेकर के आगे चलेंगे। हम सबको आह्वान करते हैं कि आइए एक नए भारत जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमारा संपन्न राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और दुनिया का नेतृत्व करे भारत। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कोई साथ चले, यही मेरा संदेश है। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद गणेश सिंह जी, जिन्होंने हमसे देश भर में हो रही जो चीजें हैं उन पर बातचीत की, चर्चा की और अपने भी क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।